और आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। देश के वीर शहीदों के सम्मान में समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अमर चक्र में अब अमर जवान ज्योति को भी शामिल कर दिया गया। हालांकि इसे लेकर थोड़ा विवाद भी खड़ा हुआ, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अमर जवान ज्योति भी रहेगी और साथ में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर ज्योति शामिल, शहीदों के सम्मान में समर्पित एक स्थान, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की प्रतिमा, एक देश एक मशाल एक स्मारक। दिल्ली की आन बान शान इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को भी रोशन करेगी। एक भव्य सैन्य कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति को एक मसाल के जरिए 300 मीटर दूर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के अमर चक्र में शामिल किया गया। सेना के बैंड और परेड के साथ इस कार्यक्रम की अगुवाई की एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण ने। अमर जवान ज्योति की लौ को अमर चक्र में शामिल करने का मकसद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के गौरव को बढ़ाना और देश के वीर शहीदों के सम्मान में एक स्थान को समर्पित करना है। हालांकि इसे लेकर थोड़ा विवाद हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला भी बोला, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अमर जवान ज्योति को हटाया नहीं गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाए जाने की जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने लिखा कि ऐसे वक्त में पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है। मैं ये बताते हुए बेहद खुश हूँ कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। यह नेताजी के प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगी। दरअसल अमर जवान ज्योति 1971 के युद्ध में शहीद जवानों की याद में बनाई गई, लेकिन जहां ये ज्योति जल रही है वो इंडिया गेट पहले विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से शहीद होने वाले 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में समर्पित है। ये भी वजह रही कि आजादी के बाद हुए शहीदों के लिए समर्पित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति के अंश को मिलाया गया। हाँ, 50 साल हो गए वहाँ पे हम सोल्जर्स को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, लेकिन अननोन सोल्जर्स को तो एक बहुत फर्क है। तो मेरा ख्याल ये नेशनल वॉर मेमोरियल इज द ओनली प्लेस वेयर द सोल्जर्स हैव टू बी ऑनर्ड एंड एक ही जगह है, इसके लिए कोई दो जगह नहीं हो सकती है। अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा, अमर जवान ज्योति रहेगी, लेकिन अब ये डेजिग्नेटेड एरिया यहाँ पर है, एक मिलिट्री सेरेमनी है, सिंबोलिज्म है कि हम अब से ये एक नेशनल लेवल पे फ्लेम हो। नेताजी की प्रतिमा लगाने का ऐलान करके हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीता है, क्योंकि पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्यार करता है। और जहां तक फ्लेम का सवाल है, फ्लेम भी जो वार मेमोरियल में एक जगह करना, इकट्ठा करना, ये भी एक बड़ा संदेश है। चलिए अब आपको अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में बताते हैं। 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया। अमर जवान ज्योति एक काले मार्बल का फलक है जिसके चारों तरफ स्वर्ण अक्षरों में अमर जवान लिखा है। इस फलक के चारों तरफ कलश रखे हुए हैं, जिसमें से एक में ज्योति 1971 से लगातार जल रही है। फलक के ऊपर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल है और उस पर एक सैनिक का हेलमेट मुकुट की तरह रखा गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आजादी के बाद से अब तक शहीद 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित है। 25 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने स्मारक का उद्घाटन किया और तब से यहाँ भी अमर जवान ज्योति जल रही है। अब इसमें इंडिया गेट पर मौजूद अमर जवान ज्योति के अंश को भी मिला दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गुना के सांसद हैं केपी यादव और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है खत। खत का मजमून क्या है? इस खत में केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों पर उनकी उपेक्षा के आरोप लगाए। केपी यादव कह रहे हैं
कि उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में भी सिंधिया समर्थक मंत्री उनकी और समर्थकों की उपेक्षा करते हैं। केपी यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की और साथ ही यह आरोप लगाए कि कार्यक्रम में उनको निमंत्रण तक नहीं दिया जाता, ना ही शिला पट्टिका पर प्रोटोकॉल के तहत स्थान भी मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने दरअसल सिंधिया को हराकर सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि अब सिंधिया न केवल बीजेपी में हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। मैं एक नए भारत का शिक्षित व्यक्ति हूं और यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको मैं अवगत कराऊं, क्योंकि यहाँ की 17 लाख जनता ने मुझे चुना है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखना मेरा। देवास के चिलावत दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 वर्ष की मासूम पलक से मिलकर अभिभूत हो गए और उन्होंने ट्वीट कर खुशी भी जाहिर की। दरअसल जन्म से सुनने में असमर्थ बधिर मासूम बच्ची का सरकारी योजना के तहत सफल ऑपरेशन होने के बाद अब ये बच्ची सुनने लग गई है। जब पलक के दादा को जानकारी मिली कि सीएम चिड़ावत आए हैं तो वे पोती को मिलाने के लिए उनके पास पहुंच गए। सीएम से मिलकर ऑपरेशन के लिए मिली सहायता को लेकर उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया। दूसरी ओर सीएम ने बिटिया को आशीर्वाद दिया, उससे बातचीत की तो पलक ने अपनी मीठी आवाज में सीएम को मामा कहकर पुकारा, जिसका जिक्र करते हुए सीएम ने ट्वीट किया और कहा कि उसकी मीठी आवाज में मामा सुनकर अपार खुशी मिली। सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसको हमको पता चल गया तो फिर इसकी इंक्वायरी करवाई, अपने जांच करवाई, तो फिर सर की योजना आई मुख्यमंत्री जी की। हाँ। ये इसकी ठीक है। कोकने इम्प्लांट वाली। हाँ। तो देख बेटा, तो फिर अरविंदो में गए, फिर मैंने बहुत लेफ्ट राइट करी, आना जाना पैसे सब उनके दिए, सरकार ने दी, सर ने दिए पैसे। अच्छा अच्छा, तो सक्सेसफुल हो गया। कितने रुपए दिए? 13 लाख के समथिंग आए थे इसके। उमा भारती के बाद अब बीजेपी के सांसद राकेश सिंह ने भी शराबबंदी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कभी भी शराब को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है। उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा कि जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां ढिलाई पर विचार किया जा रहा है। गुजरात में भी शराबबंदी है। अपनी बात को स्पष्ट कर दी है, इसलिए इसमें कहने के लिए कुछ बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नशे को बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया है। जहां तक मध्य प्रदेश में जो नीतियां हैं, ये लंबे समय से चलने वाली नीतियां आगे बढ़ रही हैं। नई शराब दुकान ना खोलें, शिवराज सिंह चौहान जी पहले से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा और उसको पूरा भी किया है। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के चुनाव खर्च सीमा तय करने के मसले पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया और सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। आपको बताएं कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से यह याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं उनके चुनाव खर्च की सीमा अभी तक तय नहीं की गई है, जबकि प्रत्याशी लाखों करोड़ों रुपए पंच सरपंच पद के चुनाव प्रचार में खर्च कर देते हैं। आपको बताएं कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों और महापौर प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय करने के निर्वाचन आयुक्त को निर्देश दिए थे। फिलहाल 28 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई तय हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से विकास कार्य भारी पैमाने पर चल रहा है और इस विकास कार्य के लिए भारी पैमाने पर फंड राशियां दी जा रही है। इसी कारण यह समझा जा रहा है कि पंचायतों के जो पद है या जिला परिषदों के पद है या जनपद पंचायतों के जो परिषद पद है वो लाभप्रद है। अशोकनगर में पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र यादव विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान नाराज हुए और जिले में हो रही हाई स्कूल की बिल्डिंगों के घटिया निर्माण को लेकर इंजीनियर को फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि तुम सरकार के लिए नौकरी करते हो या ठेकेदार के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि ठीक से निर्माण कार्य नहीं कराया तो जनता हमको ठिकाने लगा देगी।
आगर मालवा में अपना घर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने अनोखी पहल की शुरुआत की। दरअसल देश में कोरोना से हाहाकार मचा है और इस समय सबको आवश्यकता है मास्क की, और ऐसे में वृद्धाश्रम के बुजुर्ग हैं जिन्हें आम लोगों की चिंता है। वे चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, अपना शहर सुरक्षित रहे। यही वजह है कि हाथों में गुलाब लेकर उन लोगों का वो स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। क्या है कि कोरोना महामारी जो जिस तरीके से फैल रहा है पूरे देश में, उसको चलते हम लोगों ने सोचा कि मतलब जो आश्रम में लोग रह रहे हैं तो उनके द्वारा एक ऐसी पहल की कि जो राहगीर हैं, मतलब काफ़ी हद तक लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और इस बीमारी का बचाव सिर्फ मास्क है। तो हमने ऐसा सोचा कि जो हमारे वृद्धाश्रम में जो भी बुजुर्ग रह रहे हैं उन बुजुर्गों के द्वारा सभी वृद्धों से सभी लोगों को फूल दिलवा के और उनको प्रेरित किया कि आप लोग मास्क लगाएं। वो मास्क लगाने के लिए पूरे नगरवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और मास्क लगाना अपने आप में एक अपने लिए सुरक्षित है। वृद्धाश्रम के समस्त बुजुर्गों का इसी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इधर भ्रमण पे से निकल आता शहीद स्मारक पर मास्क लगाने पर वृद्धाश्रम आगर द्वारा मेरा एक बुजुर्ग द्वारा स्वागत किया गया कि मैंने मास्क लगाया है। मैंने उन्हें भी धन्यवाद दिया और मैंने भी दिया। एमपी के कोरोना अपडेट की बारी है। मध्य प्रदेश में 9,603 केस सामने आए हैं। इंदौर में मामलों की संख्या 2,838 रही। भोपाल में ये 1,991 है और 4,255 मरीज रिकवर हुए हैं। 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 55,085 है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे का जो डेटा सामने आया है, कोरोना से 8 मरीजों की जान गई है। कल भी जो डेटा आया था उसमें 15 मरीजों की जान गई थी और ये 8 मौतें जो हैं एक बार फिर से सामने आई हैं। प्रदेश में 5,029 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं और 6,001 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अगर रायपुर की बात करें तो यहाँ संख्या 1,183 रही पॉजिटिव मरीज मिलने वालों की। दुर्ग में 712, रायगढ़ में 369, बिलासपुर में 337, राजनांदगांव में 278। इसी तरीके से ये संख्या है। प्रदेश का औसत अगर पॉजिटिविटी दर देखी जाए तो ये 10.67% है। मध्य प्रदेश में ये 12% के आसपास हो चुका है। भोपाल में एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी। दूसरी कार 180 डिग्री घूम गई और दूसरी कार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और दोषी का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि राजधानी के 12 नंबर स्टॉप इलाके की यह घटना है। बेकाबू कार थी, टक्कर मार दी दूसरी कार को। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं, देख सकते हैं आप कि पूरी 180 डिग्री ये कार घूम जाती है और इसकी चपेट में, दूसरी कार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तेज रफ्तार कार थी और दूसरी कार को टक्कर मार दी और इतनी तेजी से टक्कर मारी कि कार को कंट्रोल करते करते भी कार 180 डिग्री घूम गई। देखिए, और इसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। अब कार किसकी कार थी, कौन इसको चला रहा था, 12 नंबर स्टॉप की घटना है। अब पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है पता लगाने में कि ये कार किसकी है, कौन इसे चला रहा था। लेकिन एक युवक की इसके चलते मौत इसमें हो गई है। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर से खबर है जहां पर श्याम नगर में नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया गया। पशुपालक और रिश्तेदारों ने यह हमला किया और पथराव किया गया। छतों के ऊपर से पत्थर फेंके गए। आपको बता दें कि यह टीम जो है अवैध रूप से क्षेत्र में पशुपालन कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए गई थी और सरकारी जमीन जो है उसे मुक्त कराने के लिए गई थी। हीरानगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। घर की छत से हमले पर पथराव किया गया है। निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए गई थी। सरकारी जमीन पर कब्जे का यह मामला है। हालांकि कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची।
इधर उज्जैन में प्रशासन ने ऐसे 30,000 लोगों का पता लगाया है जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड पर अनाज लेने के साथ ही सरकार की अन्य सुविधाओं का लाभ ले रहे थे और सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। कलेक्टर ने बताया कि इन सभी लोगों के राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है और इन लोगों की समग्र आईडी भी बंद की जा रही है। जो हम लोगों ने शहर में सर्वे कराया था, लगभग 30,000 ऐसे राशन कार्ड पाए गए। या तो लोग पते पर अब रहते नहीं हैं और ज्यादातर इसमें से जो है वो अपात्र हैं, या तो उनके घरों पर 2 मंजिला पक्के पक्के मकान बने हुए हैं या घर पे कार है, जो हमने 2-3 क्राइटेरिया रखे थे। उनके सबके हमने राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि राशन कार्ड के साथ साथ बीपीएल कार्ड के साथ साथ जो समग्र से उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो राशन की या दूसरी सुविधाएं, उसके लिए समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। वो भी सभी का लेने का हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी सारी की सारी बंद करी जाएंगी। कुछ 1-2 वार्ड से हमारे पास। मंडला जिले के रामनगर में सन 1667 ईस्वी में बना मोती महल इन दिनों तांत्रिकों और खजाने की तलाश करने वालों की नजर पर है। इस प्राचीन महल में करीब 15 लोग खजाने की तलाश करने पहुंचे, जहां पहले तो पूजा की गई और फिर पूजा समाप्त होते ही खजाने की तलाश शुरू कर दी गई और महल की खुदाई इसके चलते की गई। खुदाई की आवाज सुनकर चौकीदारों ने मौके पर पहुंचकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद चौकीदार और ग्रामीणों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो लगभग 3-3:30 बजे यहाँ पे पूजा पाठ करने आए थे, तो 1-1.5 घंटा तक यहाँ पे शिलालेख के सामने पूजा पाठ किए। फिर इसके बाद वो नीचे चले गए पूजा पाठ करने। वो उनको बताते हैं, बैहर बालाघाट के लोग आए हुए थे, रामनगर का सरपंच भी साथ में था। पूजा पाठ करे अपने और इसके बाद वो घुस गए नीचे तलघर में और वहाँ तोड़ फोड़ कार किए। पूजा पाठ के बहाने उन्होंने एक जो झरना है, जहाँ पर एक तालाब नुमा, एक अंदर महल, मोती महल के अंदर तालाब नुमा वो बना हुआ, और झरना के नीचे इनने खुदाई करना चालू कर दी। इस पर से हमने आगर मालवा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्कूल परिसर में एक निर्माणाधीन टंकी गिर गई है और इसके नीचे जो यहां बच्चे खेल रहे थे वो जख्मी हुए। 8 साल के बच्चे की मौत भी हो गई, 3 बच्चे घायल भी हुए। पानी की टंकी के नीचे ये बच्चे खेल रहे थे। बड़ा गांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आगर मालवा से ये बड़ी खबर, स्कूल परिसर में ये टंकी का निर्माण चल रहा था, निर्माणाधीन पानी की टंकी, और ये गिर गई। 8 साल के बच्चे की इसमें मौत हुई और 3 बच्चे घायल भी हुए। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।